जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 12 हिंदी खून का रिश्ता, जो कि एक कहानी है जिसे भीष्म शाहनी ने लिखा है। तो इस कहानी में जितने पात्र हैं सभी पात्र चर्चित हैं, और सभी पात्रों में जितने भी नायक हैं, जितने भी पात्र हैं, सभी में से प्रश्न अनिवार्य तौर पर समझ लीजिए पूछा जाता है। किस प्रकार प्रश्न इसमें से बनते हैं ये पहले देखते हैं। आइए, ये आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी यह उद्देश्य क्या है इसका, ये पूछता है। फिर प्रश्न पूछ लेगा कि खून का रिश्ता कहानी के आधार पर मंगल सेन का चरित्र चित्रण, यानी मंगल सेन नायक है उसमें, उसका चरित्र किस प्रकार है, ये आपको लिखना होगा। फिर खून का रिश्ता कहानी के आधार पर वीर जी का, यानी जो वीर जी हैं उनका भी चरित्र चित्रण। खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र, यानी इसमें जो प्रमुख पात्र होंगे उनका भी चरित्र चित्रण। खून का रिश्ता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यानी आपको क्या समझ में आया खून का रिश्ता कहानी, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि किताब की भाषा में ही लिखे, हाँ, लेकिन इससे मिलता जुलता रहे। पूछे खून का रिश्ता, आप लिख के आए पंचलाइट, तो भाई गलत बात है, ठीक। कहानी के तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए। फिर खून का रिश्ता कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कहानी कला के दृष्टि से खून का रिश्ता की समीक्षा कीजिए। हालांकि इतना नहीं पूछता आपसे, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए कि आप 6 प्रश्न जो है इसमें ये कंप्लीट कर लेंगे, नीचे की जरूरत नहीं, इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। लिखना एक ही है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर ये सब पूछता है कि खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य। तो आइए, बस यही हमें समझना है, यही हमें पढ़ना है। एग्ज़ाम बस आ गए हैं। आज 5 फरवरी हो गई है और कितने तारीख को है, 24 फरवरी को है एग्ज़ाम, आप समझ लीजिए। आइए पढ़ते हैं। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। खाट मतलब ये चारपाई, आप कह लीजिए, उसकी पार्टी होती है। चिलम जिससे लोग मान लीजिए चिलम पिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तंबाकू पीते हैं। जो लोग गांजा वगैरह पीते हैं वो भी चिलम का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घुट घुट करके पी रहा है। यानी वह घुट घुट धीरे धीरे करके उसे पी रहा है, आनंद लेते हुए। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। वाह! बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चाचा जात छोटा भाई है। मंगल सेन समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और, अच्छा ले आओ। आधा गिलास मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने, तर्जनी यानी उंगली से, ठीक। मंगल सेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। बड़ी गड़बड़ हुआ है, ये स्वप्न देख रहा था, ठीक। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। एन उसी वक्त कोठरी में संतु आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक तलजिश हुई, पर यह सोचकर कि संतु खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते।
कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे, वीर जी कहते हैं। सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू का घर का पुराना नौकर था। क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। ताक समझते हो? ऊपर एक अलमारी टाइप की होती है, या अलमारी कह लीजिए, जैसे आज के समय में अलमारी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा। लगा तो शर्त 2-2 रुपए की शर्त लगती है। बस बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी कि संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पेट लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के एन बीच में वीर्य और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटे। कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समझी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोंकते हुए कहा। फिर चुप दो होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे। वीर जी की माँ कह रही है भाई, वो कह रहे हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे। कहानी बड़ी अच्छे से समझिएगा। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये या लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटककर बोली। वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समझी ठीक समझें दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज़ आई। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना। खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी। माजी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिलकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीटकर बार बार छड़ी ढकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी, पेच कस दें। और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। जैसे मंगलसेन का चरित्र चित्रण अगर आ जाए लिखने के लिए, तो इसमें मंगलसेन का आप चरित्र चित्रण देख सकते हैं। उसके बारे में वो किस प्रकार था, ढीला था, कैसे चलता था, और उसकी शरीर कैसी थी, कितने वर्ष का था, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं।
मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना एड़ता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौहें के नीचे दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। मंगल सेन का चरित्र चित्रण बड़ा इधर उधर लिखना होगा यार ये तो। भौजाई जी आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेंप गए। कोने में बैठा संतू जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठा जा। मंगल सेन बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा। वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी। बाबूजी बोले, यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले ओंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ से पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चित बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, कितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें, ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा, मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गए। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी। चपाटियां खूब गरम गरम थी। चपाटी समझते ही होंगे, रोटी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं। आज घर पर था कि नहीं, एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा।
तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ खींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतों के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली की ओर ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा? मैं चाचा हूँ, तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी। न देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जो चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान स्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहाँ से बोतल निकाल लाया। ऐसी बात है। मतलब मंगलसेन अपनी बड़ाई करने लगा। मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोले, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे न सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले जाएंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मतलब मंगलसेन की जो हंसी मजाक करते रहते हैं, मंगलसेन का जो मजाक उड़ाते रहते हैं, उस बात को लेकर वीर जी हमेशा मतलब कि उस बात से खिलाफ रहते थे। मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते। वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रहे हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब
तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब है, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी कि खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। मैं कब कहती हूँ यह न जाए, यह भी जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपिये को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 रुपये में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए हुए बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उड़कर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतु मंगल सेन को कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले, क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई।
पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाते हुए वह आगे बढ़ आई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी में से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी इस पगड़ी इधर एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पालिश करने लगा। आंगन के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर होने दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभागत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो MA पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल BA पास किया है। घर का काम धंधा भी खूब कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्में को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपये भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए भी कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपये ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। ठुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपये ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों कर रहे हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी। एक में केसर, दूसरे में रंगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियां में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपये लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल
के पन्ने में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे, यानी कोई कहानी पढ़ रहे थे। ठीक, उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है। लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागते हुए नीचे गई और झटपट थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिलकर बधाइयाँ देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी की याद आई। 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समझियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है। क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समझियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी, 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समझी हमारे सामने हाथ बांधे यूँ खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली, BA पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी। तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवा आओगे। कुछ नहीं तो 5 रुपए का एक चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा था। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है?
माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी है, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताव मंगल सेन के पास आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सकता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसिया झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गट्ठी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है। चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे से लग कर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। कोने कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से, धम्म से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोक ना सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतने रुखाई से भी कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इसे छज्जे पर लिटा आओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवा कर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसिने घर में बधाई देने आने लगी। उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर आ जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है।
भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोसन में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँजी, चम्मच मिल गया। पर माँजी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नगद तुम्हारे हथेली पर रख दूंगा। कितनी अजीब बात होती है, लोग थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाते। अगर धैर्य रखे होते तो ना तो मंगलसेन की बेइज्जती होते और ना ही उन लोगों का उतना ज़्यादा गुस्सा होता, ना वो लोग भी परेशान होते। और अपने साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं और दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, दूसरे को दोषी ठहराते हैं, दूसरे की बात ये समझ के नहीं सुनते कि ये झूठ बोल रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी यही बात है कि जितना हमारी बात क्या कहते हैं किसी चीज़ का हल निकाले कि उतना दूसरों की बात भी हमें सुननी चाहिए ताकि हर चीज़ संभव हो। जैसे एक बहुत बड़ा ये है कि जब शूर्पणखा गई थी रावण के पास, कही कि मेरी नाक काट दी गई है। रावण ने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी और उसने कसम खाई कि भाई बदला लेंगे। उसने शूर्पणखा से ये नहीं पूछा कि बहन क्यों काटा गया नाक, भाई तुम्हारी भी कुछ गलतियां हैं इसलिए काटी गई, या फिर ऐसे ही रास्ते चलते बस मन आया तुम्हारी नाक काट ली गई। नहीं, उसने अगर जाना होता, शायद उसकी बात सुनी होती शूर्पणखा की कि भाई हाँ, शूर्पणखा बताई होती कि मैंने परेशान किया था, मैं मतलब कि उसके भाई लक्ष्मण जी की भाभी जो है माता सीता उसको परेशान करे, उसको मारने के लिए जा रही थी, तभी नाक काटा गया। तो शायद रावण समझता कि भाई गलती इसकी है, तो इतना शायद कुछ ना होता। खैर, जो होना था सो हुआ। फिर भी एक तरफ की बात कहने का मतलब एक पक्ष की बात नहीं सुनना है। और आप सबको बहुत बहुत यानी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से पास हो जाएं, यही मेरी ढेर सारी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं।